नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की मेंस की, और इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट देख रहे हैं वो है हमारा आरसीसी। आरसीसी में आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसमें कंक्रीट क्या यूज़ करते हैं, उसका ग्रेड क्या होता है, उसका स्ट्रेस हम लोग क्या लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है या टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है। इन सब बातों को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज जो हमारा वीडियो होगा वो इस बात पे होगा कि हम लोग जब आरसीसी का डिजाइन करते हैं तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो हम लोग का टॉपिक है बेसिक डिजाइन कंसेप्ट। बेसिक डिजाइन कंसेप्ट। देखिए, हम लोग दो बात पे बात करते हैं। जब हम लोग कंक्रीट का डिजाइन करते हैं तो दो चीज़ देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग सेफ्टी और दूसरा देखते हैं हम लोग सर्विसिबिलिटी। ठीक है, सेफ्टी का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, हम लोग दो बात पे जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी एलएसएम, और एलएसएम इन दो बातों पे डिपेंड करता है। एक हो गया सेफ्टी और दूसरा हो गया सर्विसिबिलिटी। सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। सेफ्टी का मतलब यहाँ पर है स्ट्रेंथ से। ठीक है, सेफ्टी का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ से, और सर्विसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी से। ठीक है, स्ट्रेंथ, इसको आप जब एलएसएम में देखते हैं, आप लिमिट स्टेट मेथड में देखते हैं, इसका दूसरा नाम रहता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है ना, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या है यहाँ, कोलैप्स का मतलब है कि स्ट्रक्चर पूरी तरह से बेकार हो गया, उस पर लोड इतना लगा है कि कोलैप्स हो गया। ये कोलैप्स किस वजह से हो सकता है, ये कोलैप्स हो जा सकता है शियर की वजह से हो सकता है, ये कोलैप्स हो सकता है टॉरेशन की वजह से हो सकता है, ये कोलैप्स हो सकता है फ्लैक्सरल की वजह से हो सकता है, जिसमें कि हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से बेकार हो जाए। और जब एक बार स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर जाए तो फिर हम लोग उस स्ट्रक्चर का रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, जब एक बार हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, कोलैप्स का कारण क्या हो सकता है, शियर हो सकता है, टॉर्सन हो सकता है, फ्लैक्सर हो सकता है, इन वजह से कोलैप्स हो सकता है। तो एक बार जब स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो बेकार हो गया। सर्विसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कितना दिन तक चलता है, कितना दिन तक ये चल सकता है आराम से बिना कोई प्रॉब्लम दिए हुए। जैसे कि एक बीम है, ये डिफ्लेक्ट नहीं करे, है ना, डिफ्लेक्शन नहीं हो जाता। अगर डिफ्लेक्ट कर गया, इसके ऊपर एक फ्लोर और है, तो वो आदमी कैसे रहेगा, है कि नहीं, तो डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये सर्विसिबिलिटी का मामला है। ये डिफ्लेक्शन हो सकता है, एक लोड लगा के रखें लगातार हम लोग, उसकी वजह से हो सकता है। लोड रिमूव करने पे इट मे बी पॉसिबल कि ये वापस अपना पोजीशन में आ सकता है, ये हो सकता है, पॉसिबल है कि ये अपने वापस अपने स्टेट में आ जाए लोड रिमूव करने पर, या फिर वाइब्रेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नहीं वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से कुछ हो जाए। तो ये यहाँ पर सर्विसिबिलिटी का बात इन सब बातों से है, और सेफ्टी का बात कोलैप्स से है कि अगर ये कोलैप्स कर गया तो यूज नहीं कर सकते, और अगर ये सर्विसेबल में है तो सर्विसिबिलिटी में एक चांसेस आपको ये मिलता है कि अगर आप लोड रिमूव कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर फिर से अपने आप को रिगेन कर ले। मतलब सर्विसिबिलिटी मतलब डे टू डे ये कैसे बिहेव कर रहा है हमारे साथ, जैसे जैसे पुराना होते जा रहा है हमारा स्ट्रक्चर, वो किस तरह का बिहेवियर हमारे साथ कर रहा है, दैट इज सर्विसिबिलिटी। तो इन दो बातों को हम लोग जनरली यहाँ पर डिजाइन में हम लोग देखते हैं, है ना। तो हमारा मतलब मेन यही सब चीज़ है, क्या है, स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है, सर्विसिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, एस्थेटिक भी होना चाहिए, नहीं अच्छा दिखना भी चाहिए। कंक्रीट का एक बहुत अच्छा खासियत है कि आप कंक्रीट को किसी भी साइड टाइप में, आप जब वो ग्रीन कंक्रीट है या फ्रेश कंक्रीट है, तो आप उसको किसी भी शेप में आप डाल सकते हो, किसी भी मोल्ड में डाल सकते हो, ये इसका एक अच्छा बात है। तो ये एस्थेटिक भी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। अब डिजाइन का शुरुआत कैसे हुआ, डिजाइन का शुरुआत हुआ पहला वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, जिसको हम लोग WSM कहते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या किया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लोगों ने क्या किया कि
जो आपका इलास्टिसिटी है उसको लीनियर एज्यूम किया, मतलब जो इलास्टिक रेंज है हमारा उस रेंज तक हम लोग गए, उससे बाहर नहीं, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ करेंगे, आप ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का मिलता है आपको, है ना। हम लोग कंक्रीट के लिए कर रहे हैं, तो जहाँ तक ये इलास्टिक रेंज है, मतलब कि वह रेंज जिस रेंज में आप लोड लगाने के बाद लोड को रिमूव करने पर मटेरियल आपका वापस अपने पोजीशन पे आ जाए। ऐसे कंक्रीट हमारा बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता नहीं, ये एक तरह से इनइलास्टिक नेचर का है ना। लेकिन एक रेंज में हम लोग बात कर सकते हैं, WSM में इसी रेंज में बात किया है कि इस रेंज में आप लोड लगाइए कि वो वापस आ जाए। तो ये अल्टीमेट का बात नहीं कर रहा है, ये अल्टीमेट का बात नहीं कर रहा है, ये एकदम सेफ रहना चाह रहा है अपने आप में, इधर अंदर तरफ सेफ है कि हम लोड थोड़ा बढ़ भी जाए तो ये ब्रेक नहीं करे, तो सेफ्टी को लेके चल रहा है। इसीलिए WSM में जो चीज यूज किया गया उसका नाम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चला लो कि भाई अगर हम ये 10 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है तो हम 10 किलो न्यूटन इसको देंगे ही नहीं, हम इसको 8 ही देंगे, हम 8 ही के लिए डिजाइन करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमको 10 किलो न्यूटन देना है और वो कंक्रीट ले सकता था 10 किलो न्यूटन, लेकिन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अपने आप को इतना सेफ किए कि हम 8 ही उसका एज्यूम किए, तो 8 के लिए जितना कंक्रीट चाहिए और फिर 2 के लिए भी तो कंक्रीट चाहिए, तो अमाउंट ऑफ कंक्रीट विल बी इंक्रीज, नहीं बढ़ेगा कि नहीं। मान लेते हैं 1 MQ कंक्रीट, सोचिए आप कि 1 MQ कंक्रीट का एक स्लैब बना हुआ है, सोच लीजिए आप, ऐसा कोई भी थिकनेस कुछ भी, उसमें आप लोड दे सकते थे 10 किलो न्यूटन। ये कह रहा है कि हम यहाँ टूटेंगे जाके, और हम कह रहे हैं नहीं हम वहाँ जाएंगे ही नहीं, हम उसके पहले का बात करेंगे। ये कह रहा है कि कंक्रीट बोल रहे हैं हम यहाँ पर आपका अल्टीमेट यहाँ है, यहाँ के बाद हम फ्रैक्चर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ तक लोड अप्लाई कर सकते थे, यहाँ तक स्ट्रेस अप्लाई कर सकते थे आप, लेकिन WSM कहा जो लोगों ने इनको बनाया, बोला वहाँ तक जाइए नहीं, आप लीनियर जहाँ तक है आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जहाँ तक हुक्स लॉ है वहीं तक जाइए। उस रीजन को इलास्टिक रीजन कहते हैं, उस रीजन को वर्किंग रीजन कहते हैं, उस रीजन में लगने वाले लोड को वर्किंग लोड कहते हैं, इसलिए इसका नाम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, है ना। उसके अंदर जो भी लोड लगेगा उसको वर्किंग लोड कहेंगे, या फिर उस रीजन को इलास्टिक रीजन कहेंगे। ये हमारा जो है ये हमारा वर्किंग इलास्टिक रीजन है। तो बोला कि इसके बाहर हम लोड ही नहीं लगाएंगे, तो हम क्या किए, कम कर दिए, जितना इसका लोड ले सकता था उससे भी कम किए, उसके बाद भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए। अगर ये 10 ले सकता था तो हम और उसको घटा के क्या किए, 8 कर दिए। तो भाई हमको अगर 20 देना है तो 10 के लिए अगर 1 MQ चाहिए था तो 20 के लिए तो 2.5 MQ चाहिए ना, क्योंकि 10 उसका लेने का कैपेसिटी था, उसको घटा के हम 8 कर चुके हैं, नहीं। और अगर हम 10 तक यूज कर लेते, एकदम यहाँ तक यूज कर लेते, तो 2 ही MQ कंक्रीट में काम चल जाता हमारा, और अल्टीमेट में जाते तो और कम में काम चल जाता हमारा। अल्टीमेट में गए नहीं हम, है ना, हम बोले कि नहीं जाएंगे। तो एकदम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट यूज हुआ है WSM में। ध्यान रखिएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बात जब करता है वो है WSM, सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हर लोड के लिए इसका अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब उन सबको कंबाइन करके ये फिर डिजाइन करता है, सारे लोड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेके कंबाइन करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग इसका डिजाइन करते हैं। इसलिए WSM में जब डिजाइन करिएगा तो अमाउंट ऑफ कंक्रीट, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आपका ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप, क्या हुआ, नहीं फ़ोन लगाए थे एक बार, लगा नहीं, फिर अभी रात में लगाएंगे। ठीक ठीक है, हाँ उस समय 9 बजे, ठीक। तो जब आप WSM में डिजाइन करते हैं ना तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आपको ज़्यादा लगता है, इसलिए आपका स्ट्रक्चर जो बनता है बल्कि बनेगा, बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा। पुराना बिल्डिंग देखिए आप, पुराना अंग्रेजों के ज़माने का, इंस्पेक्टर नहीं मतलब बिल्डिंग, तो आप देखिएगा बीम सब इतना झूला झूला रहेगा, बड़ा बड़ा, नहीं नीचे तक रहता है, देखें कि नहीं, कॉलम इतना मोटा मोटा रहता है। तो वो क्या है ना, कंक्रीट ज़्यादा लगा लेकिन उसमें स्टील कम लगता है, समझिए बात। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील जो होता है वो लेस होता है, ठीक है।
तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अब ये क्या बोला कि एक्चुअली क्या है कि स्टील और कंक्रीट दोनों का नेचर अलग हो गया, दोनों का स्ट्रेन भी अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक ही लोड पे दोनों का स्ट्रेन अलग अलग हो जाएगा। और हम जो बना रहे हैं वो इन दोनों को मिला के बना रहे हैं, जिसको आप आरसीसी बोल रहे हो। आरसीसी में तो ये दोनों मिक्स है, तो बोथ आर हेट्रोजेनियस, दोनों को अगर मिला देंगे तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना हमारा। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब एक जैसा, सिर्फ कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट तो होमोजेनियस, और कंक्रीट प्लस स्टील लगा दिया तो हेट्रोजेनियस हो गया मिक्सचर हमारा। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। और हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है, जो भी कंसेप्ट देता है हमको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी हमको कंसेप्ट देता है, आप मैक्सिमम कंसेप्ट में पढ़ते हैं मटेरियल इज होमोजेनियस, आइसोट्रॉपिक, फलाना चिलाना। तो हमारा जो भी कंसेप्ट वो होमोजेनियस के लिए है, हेट्रोजेनियस के लिए तो है नहीं। तो फिर ये क्या बोला कि आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप एक कंक्रीट लगाएं, यहाँ पर मान लीजिए अलग अलग हम देख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये स्टील है मान लेते हैं, और ये कंक्रीट है, इस पे लोड लगा रहे हैं P, ठीक है। तो ये कहता है कि आप इन दोनों को होमोजेनियस बनाइए। तो होमोजेनियस कैसे बनाइएगा? तो होमोजेनियस बनाने का एक तरीका दिया इन्होंने, उसका नाम है मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। बोला कि आपको हम एक फार्मूला देते हैं, मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो, एंड दिस मॉड्यूलर रेशियो इक्वल टू क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये पुराना कंसेप्ट, नया जो है ना WSI जो आपका है 256, 456 और 2000, ये बोलता है कि ये नहीं होगा, ये होता है ना 3 × सिग्मा CBC। तो बोला ये मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो का काम ही यही है कि मटेरियल को हेट्रोजेनियस से होमोजेनियस में लाना। इसीलिए आप जब मॉड्यूलर रेशियो का यूज करते हैं तो एरिया ऑफ स्टील बदल जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेस भी आप एक दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको होमोजेनियस बनाते हैं, और होमोजेनियस बना के आप WSM में काम करते हैं। तो WSM आपको एक्चुअली क्या दे रहा है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट दे रहा है। फिर बोला भाई इतना ज़्यादा कंक्रीट यूज कर रहे हो, इतना सारा चीज़ यूज हो रहा है ना, तो क्यों नहीं अल्टीमेट लोड पे हम लोग जाएं, क्यों हम लोग इधर वर्किंग लोड पे टिके हुए हैं? नहीं, तो लोगों ने अल्टीमेट लोड मेथड खोजा, जिसको आप बोलते हैं लोड फैक्टर मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका मॉड्यूलर रेशियो मेथड, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, ठीक है। तो दूसरा एक लॉक हो जाए, लोगों ने बोला कि अब इसका डिजाइन और अलग तरीके से करते हैं, तो उसका नाम दिया उन्होंने अल्टीमेट लिमिट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, या फिर उसी का दूसरा नाम है लोड फैक्टर मेथड। तो वहां पर क्या क्या बोला? लोड को उतना बढ़ाओ जब तक कि कंक्रीट ब्रेक नहीं कर जाए, मींस कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वहां तक जाइए, एकदम यहां तक जाइए, जब ब्रेक करने वाला होगा उसके पहले, तब उसका डिजाइन जो है, अब चूंकि कंक्रीट ब्रिटल नेचर का है और कंक्रीट कोई पार्टिकुलर जगह से टूटता है नहीं, अब उसको कोई ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। स्टील में पता है आपको कहाँ क्या होना है, कंक्रीट में आपको ये चीज़ें पता नहीं होती, वो ब्रिटल नेचर का होता है। इसीलिए आपको क्या करना होता है कि ये जो डिजाइन होगा अल्टीमेट लोड मेथड का, ये डिजाइन फुल्ली आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं और किस तरह से लोड लगा रहे हैं, कितना पे ये ब्रेक कर रहा है, उस पर आप एनालिसिस करते हैं। तो अल्टीमेट पे गया ये लोग और लोड फैक्टर का यूज किया। क्या बोले? लोड फैक्टर का। इसलिए अल्टीमेट लोड मेथड का दूसरा नाम है लोड फैक्टर। क्या बोले हम? वर्किंग में आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है और अल्टीमेट में लोड फैक्टर मेथड का यूज होता है, लोड फैक्टर का यूज होता है। और लोड फैक्टर लगा लगा के लोड को बढ़ाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया नहीं, बोला जाने दो, टूटने दो जहाँ टूटना है, अल्टीमेट पे जाएंगे। तो अल्टीमेट पर जब गया ना, तो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बना वो हो गया थिन, और जब थिन हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम होने लगा? सर्विसिबिलिटी का प्रॉब्लम होने लगा, क्रैक आने लगा, श्रिंकेज होने लगा, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। लोड तो ले रहा था, कोलैप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि अल्टीमेट लोड हम लोग यूज किए थे, कोलैप्स का ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन वहाँ पर सर्विसिबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया। तब नया खोज हुआ, इन दोनों को लेके एक नया खोज किया गया, इन दोनों के बीच बीच का बात किया, और उसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी है और लोड फैक्टर भी है, जहाँ जो जरूरत है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। तभी तो लिमिट स्टेट मेथड में बनाते हैं लोड फैक्टर। डेड लोड 1.5, लाइव लोड 1.5, अर्थक्वेक लोड 1.5, नहीं विंड लोड 1.5, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस डेड लोड 0.9, और जब तीनों का यूज करिएगा तो 1.2। नहीं, ये कोलैप्स में, सर्विसिबिलिटी में आएगा तो 1, और तीनों का यूज करेंगे तो डेड लोड का 1, बाकी का 0.8, 0.8।
तो हम लोग वहाँ लोड फैक्टर लिए, है ना। और जब स्टील और कंक्रीट को अलग अलग मटेरियल का बात किए, लोड को छोड़ के मटेरियल का जब बात किए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, गामा एम, गामा सीमेंट, गामा कंक्रीट 1.5, गामा स्टील 1.15, नहीं तो देखिए दोनों चीज़ लिए। तो लिमिट स्टेट मेथड क्या है, लिमिट स्टेट मेथड जो है एलएसएम जो है वो इन दोनों का कंबाइन करके बनाया हुआ मेथड है, जिसमें लोड भी मैक्सिमम यूज कर रहे हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ले रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लिए, ये क्या किया कि जब अल्टीमेट पे गया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लिया, लोड फैक्टर ले लिया, बढ़ा दिया। और वर्किंग में किया तो लोड फैक्टर कोई बात नहीं की, हम क्या किए कि लोड को पूरा घटा दिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। एलएसएम क्या किया, दोनों काम को किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लिया और लोड फैक्टर, लोड को भी मल्टीप्लाई किया, लोड को भी बढ़ाया, ठीक है। तो अल्टीमेट पे तो नहीं पहुंचे और ना ही हम लोग इधर नीचे रह गए, वर्किंग से ऊपर चले गए और अल्टीमेट से बीच में आ गए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर लिए और अल्टीमेट लोड फैक्टर यूज कर रहे तो अल्टीमेट में जा रहे हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को घटा के नीचे लिमिट में ला रहे हैं कि नहीं हम ज़्यादा भी नहीं जा रहे हैं और नीचे भी नहीं। तो ये आपका एलएसएम का खोज इस प्रकार से हुआ। और अभी भी जो कमेटी है, यूरोपियन कंक्रीट कमेटी है, आपके पास कुछ नॉलेज है, आप अपना कुछ कर सकते हैं, नया चीज़ बना सकते हैं, भेज सकते हैं। आपको सेटिस्फाइड करना होगा टेस्ट के माध्यम से कि हम जो भेजें ये सही है। इसलिए कंक्रीट का जो मिक्स है, जैसे 1:2:4 या 1:3 जो भी है 6, ये आप भेज सकते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि 1:2:4 ही आपको हमेशा लेना होता है। अगर आप कुछ दूसरा रेशियो लेके वही स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं, वही स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा क्यूब टेस्ट से कि वो स्ट्रेंथ अचीव हो गया है हमारा, है ना। तो ये आपका लिमिट स्टेट मेथड आया। तो लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअली क्या है, सर्विसिबिलिटी और कोलैप्स, इन दो बातों को बात करता है, ठीक है ना, समझ रहे बात। तो लिखिए लिमिट स्टेट मेथड। हाँ वही चल रहा है, डिजाइन कंसेप्ट पे ही। हाँ तो एलएसएम है ना, लिमिट स्टेट मेथड। लिखिए WSM is based on service load condition. Service load conditions alone where the service load condition alone, whereas the ultimate load method, whereas the ultimate load method is based on ultimate load condition alone, whereas the ultimate load method is based on ultimate load conditions alone. दोनों अकेला अकेला था पहले, based on ultimate load condition alone, whereas but LSM takes into account the safety, but LSM limit state method takes into account the safety at ultimate load, takes into account the safety at ultimate load and serviceability at service load, safety at ultimate load and serviceability at service load. There are two types of limit, there are two states of limit state method. There are two types of limit state method. पढ़ा पहला limit state of collapse. At this state, structure is not at any structure is not of any practical use, not of any practical use,
It deals with the strength of the structure, in term of collapse, deal with strength of structure in term of collapse, overturning, sliding, buckling, etc. It's have following types. पहला flexor, compression, हाँ, shear, torsion. नेक्स्ट लिखिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. Limit state of serviceability. It deals with the deformation of the structure to such an extent that the structure becomes unserviceable due to excessive deflection, cracks, vibration, deflection, cracks, vibration, leakage, etc. टाइप्स पहला लिखे डिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, इस तरह से भी बोल सकते हैं. दूसरा, हाँ इसका टाइप है एक्सेसिव वाइब्रेशन. तीसरा कोरिजन, क्रैकिंग. अब स्टार लगा लिखिएगा. If a structure has attained the limit state, the limit state of serviceability, and then the loads are removed, then the structure will return to its original state. However, if the structure has attained the limit state of collapse, then the structure will not return to its original shape.
ठीक है। अब ये हो गया। एक और मेथड है जो अभी हम लोग रिसेंटली यूज होता है, लोड रेसिस्टेंस मेथड, ठीक है ना। लोड रेसिस्टेंस मेथड जो है, लोड एंड रेसिस्टेंस फैक्टर डिजाइन, ये सबसे रिसेंट है। लोड एंड रेसिस्टेंस फैक्टर डिजाइन, दिस इज द रिसेंट मेथड, ये सबसे रिसेंट है ना। इसमें एक्चुअली हम लोग लोड फैक्टर और रेसिस्टेंस फैक्टर, ये दो चीज़ें लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एक लोड फैक्टर लेते हैं हम लोग और दूसरा लेते हैं हम लोग रेसिस्टेंस फैक्टर। रेसिस्टेंस फैक्टर को फाई से बोलेंगे और लोड फैक्टर को गामा से बोलेंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, कहता है कि डिजाइन रेसिस्टेंस जो होगा वो शुड बी मोर देन इक्वल टू होना चाहिए डिजाइन लोड, ठीक है ना। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि डिजाइन रेसिस्टेंस शुड बी मोर देन इक्वल टू डिजाइन लोड, ठीक है। इस डिजाइन लोड में डिजाइन रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसा लिखते हैं फाई आर, आर फॉर रेसिस्टेंस, ठीक है, और फाई जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस फैक्टर है, ठीक है, और दैट शुड बी मोर देन गामा लोड, एस लिख देते हैं, ठीक है, गामा लोड। अब यहाँ पर क्या फाई जो है, ये जो हम लोग लिए हैं रेसिस्टेंस फैक्टर, ये रेसिस्टेंस फैक्टर हम लोग इसलिए लिए हैं कि अगर मान लेते हैं किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो तो उसको हम लोग बचाने के लिए, है ना। इसको जो लिए हैं टेक इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कुछ गड़बड़ी हो गया, जैसे पॉइजन रेशियो है ना, या फिर स्ट्रेन है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है ETC। अच्छा, पॉइजन रेशियो क्या होता है कंक्रीट का पॉइजन रेशियो क्या होता है, जनरली 0.1 to 0.3 होता है, बट हम लोग लेते हैं, बट वी टेक 0.15 to 0.2, है ना। तो डिजाइन रेसिस्टेंस आपका ये जो लिए हम लोग फाई जो लिए, टेक इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल में कुछ गड़बड़ी हो गया कैलकुलेशन में तो उसके लिए, इसीलिए इसका वैल्यू जो है हमेशा लेस देन यूनिटी होगा, कम रहेगा। अगर गलत कैलकुलेट कर लिए तो उसको वो ठीक करेगा, है ना। तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, है ना। और लोड फैक्टर जो लिए हैं, इसको हम लोग इसलिए लिए हैं कि लोड को हम लोग बढ़ा के डिजाइन लोड तक ले जाएं, है ना। तो इसका वैल्यू जो होगा इट इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी। तो हम यहाँ से डिजाइन लोड निकालना चाहते हैं, ठीक है, डिजाइन लोड हम लोग निकालना चाहते हैं, गामा एस निकालना चाहते हैं। एस क्या हो जाएगा, लेस देन फाई आर बाई गामा, होगा ना। एस लेस देन, उल्टा लिख दिया, सीधा लिखें, समझ गया ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एस लेस देन आर बाई गामा बाई फाई, ठीक है। ये गामा बाई फाई जो है, दिस इज नॉन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो इट इज यूज इन व्हाट, वेयर, WSM, and its value is always more than 1. Its value is always more than 1. क्यों भाई, गामा का वैल्यू मोर देन 1 है और फाई का लेस देन 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा मोर देन 1 आएगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग आर निकालना चाहें, आर क्या हो जाएगा, मोर देन गामा एस बाई फाई हो जाएगा। सो दिस व्हाट आर मोर देन एस बाई फाई बाई गामा, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज लोड फैक्टर,
लोड फैक्टर क्या होता था जी? लोड फैक्टर मतलब अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड ना है, और इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा. इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. सो दिस इज व्हाट? लोड फैक्टर मेथड या अल्टीमेट लोड मेथड ना. फटाफट नोट करिए. एस नहीं, एस तो डिजाइन लोड है. गामा लिए है ना हम लोग, लोड फैक्टर लिए. हो गया? बोले बोला जा गया? लिखिए. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज दैट स्ट्रेंथ. Characteristic strength of a material is that strength below which not more than 5% of the test result are not more than 5% of the test results are expected to fail. ठीक है, फिर स्टार लगा के लिखिएगा. M5 and M7.5 grades of concrete are lean concrete mixes. M5 and M7.5 grades of concretes are lean concrete mixes. Lean concrete mixes used for simple bases and foundation. Used for simple bases and foundation of masonry walls. Of masonry wall. Next लिखिएगा. As per IS 456/2000. As per IS 456/2000. Minimum grade of concrete used in RCC. Minimum grade of concrete used in RCC is M20. Next point लिखिए. Characteristics load is that load. Characteristics load is that load which has the 95% probability
which have the 95% probability of not being exceeded, which has 95% probability of not being exceeded during the lifetime of the structure, during the lifetime of the structure. क्या चीज? probability of not being exceeded during the lifetime of the structure. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स. देखिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या है किसी मटेरियल का, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं, है ना. डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग? डिजाइन स्ट्रेंथ अगर हमको निकालना है किसी मटेरियल का बात कर रहे हैं, लोड का नहीं, ठीक है. स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब है जिसमें 5% से ज़्यादा चांस है टेस्ट स्पेसिमेन फेल नहीं होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का मतलब है कि 95% चांस है कि फेल नहीं करेगा. अंतर ये दोनों में, बढ़ेगा नहीं. आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि 5% चांस है कि फेल नहीं करेगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का मतलब ये है कि 95% चांस है कि आप जो लोड लगा रहे हो उससे बढ़ेगा नहीं. बस समझ रहे ना, 95% चांस, 5% चांस है कि बढ़ सकता है, उससे 5% चांस है कि फेल हो सकता है. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसलिए जब क्वेश्चन पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव, तो आप ये जरूर देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स लोड लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लिखा है, नहीं तो दोनों का डिफिनेशन में फ़र्क आ जाएगा. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जैसे बोलेगा तो 5% चांस ऑफ फेल है, यानी 20 में से एक स्पेसिमेन फेल हो सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलेगा तो 95% चांस है कि उससे बढ़ेगा नहीं. समझ गया ना. अगर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं तो 10 किलो न्यूटन ही रहेगा. अगर 100 बार हम लोग किसी स्ट्रक्चर पे लगाएंगे तो 5 बार ऐसा चांस हो सकता है कि वो 11 न्यूटन हो सकता है. बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है. नॉट एक्सीडेड. तो यहाँ पर देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय लिखते हैं हम लोग क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. ठीक है. अब जिसके लिए हमको निकालना है डिजाइन स्ट्रेंथ, अब डिजाइन स्ट्रेंथ हमारे पास यहाँ मटेरियल क्या है, मटेरियल दो ही है, कंक्रीट है और दूसरा स्टील है. वी हैव ओनली 2 मटेरियल्स, कंक्रीट, आइदर कंक्रीट और स्टील, या दोनों है हमारे पास, ठीक है ना. आरसीसी है तो दोनों है. तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग कंक्रीट का बात करें तो कंक्रीट का फ्रॉम क्यूब टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एफसीके होता है. एफसीके होता है नहीं, लेकिन कोड कहता है कि आप इसको स्ट्रक्चर में नहीं ले सकते, ये क्यूब टेस्ट है, ठीक है ना. तो स्ट्रक्चर में लेने के लिए क्या होता है, फॉर स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, है ना. यानी कि 2/3 ऑफ एफसीके मीन्स 0.67 एफसीके, है ना. ये आपका स्ट्रक्चर के लिए है. क्यूब का टेस्ट करेंगे आपको ये मिलेगा एफसीके, लेकिन स्ट्रक्चर में बोलता है कोड IS 456/2000 कि आप सिर्फ 2/3 ही स्ट्रेंथ उसका यूज करेंगे, ठीक है. अब हमको इसका डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम निकालना चाहते हैं. तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. मटेरियल लिखें क्योंकि वहाँ किसी के लिए यूज कर सकते हैं. तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.67 एफसीके एंड डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. तो गामा कंक्रीट, इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं.
तो गामा कॉन्क्रीट इट इज 1.5 एज पर IS 456/2000. So this is divided by 1.5. On calculation you will get 0.448 FCK. So this is written as 0.45 FCK. So this is the design strength of concrete. 0.45 FCK. This is design strength of concrete. For अगर हम लोग लिखें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अगर लिखना चाहें हम लोग, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील FY. इसमें जो होता है वो जो स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलता है वही लेते हैं. क्यों? क्योंकि स्टील जो है ना वो एक प्रॉपर कंडीशन में बनाया जाता है. आप घर में स्टील नहीं बनाते, आप फैक्ट्री में बनाते हैं. कंक्रीट आप घर में बना सकते हैं. समझ रहे हैं ना बात? तो FY बाई गामा स्टील, गामा स्टील इज टेकन 1.15. सो दिस इज डिवाइडेड 1.15. यू विल गेट इट 0.87 FY. अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, समझिएगा, अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो ये पूरा अचीव होता है. अगर आप माइल्ड स्टील यूज नहीं कर रहे हैं, कोल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, HYSD यूज कर रहे हैं, तो ये अचीव नहीं होता है. समझ रहे ना बात? तो इसीलिए जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो टेंशन साइड से कभी डिजाइन नहीं करते. LSM में टेंशन साइड से कभी डिजाइन नहीं करते. ओवर रेनफोर्समेंट हो गया, ओवर रेनफोर्समेंट हो गया तो स्टील यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा. 0.875 पे ओवर रेनफोर्समेंट कर देंगे. इसलिए LSM में कहीं भी कंसेप्ट नहीं है कि आप टेंशन साइड से आप डिजाइन करते हैं. LSM में जहाँ भी डिजाइन होता है कंप्रेशन साइड से होता है, टेंशन साइड से नहीं. ठीक है ना? क्योंकि माइल्ड स्टील लगाए तब तो ठीक है. माइल्ड स्टील का HYSD भी लगा दोगे तो भी वो 0.87 अपना जो FY जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है. अब यहाँ पर क्या है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का हमने लिया 1.5 जबकि हमने स्टील का लिया 1.15. तो ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि जो कंक्रीट है वो हम लोग अपना एनवायरनमेंट में बनाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर एनवायरनमेंट में तैयार होता है, इसलिए इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है. ठीक है, फटाफट नोट करिएगा. ओके, हो गया? 2 लाइन. धीरे धीरे तुम ठंडा हो रहा है, खेला हो जा रहा है. डिजाइन लोड, डिजाइन लोड जो है उसमें डिवाइड किए थे हम लोग और डिजाइन लोड को बढ़ाते हैं. मैं भी बताए थे डिजाइन लोड को इंक्रीज कराते हैं हम लोग. तो डिजाइन लोड में क्या होगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू लोड, जो आप लोड ले रहे हैं, है ना, जो भी लोड है आपके पास, या कैरेक्टरिस्टिक्स लोड लिखिए अच्छा रहेगा. क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स लोड लिख देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स लोड. ठीक है, ये देखिए आपके पास 3-4 तरह का लोड होता है. ठीक है, आपके पास एक लोड है डेड लोड, फिर है लाइव लोड, फिर है विंड लोड, फिर है अर्थक्वेक लोड. यही ना 4 लोड है. देखिए एक बात समझ जाना है कि IS 456/2000 ये कहता है
कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि अर्थक्वेक और विंड एक साथ होगा, ठीक है। इसलिए इसमें से हमेशा किसी एक को लेना है जब लेना है तो, आइदर WL विंड लोड या फिर आप अर्थक्वेक लोड, कोई एक लेंगे आप, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन लोड का इस प्रकार का होगा कि डेड लोड होगा लाइव लोड होगा, या डेड लोड होगा विंड लोड होगा, या डेड लोड होगा अर्थक्वेक लोड होगा, या लाइव लोड होगा विंड लोड होगा। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन आपके पास तैयार हो सकता है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है डेड लोड लाइव लोड ये सब अगर एक साथ हम लोग कॉम्बिनेशन पे देखते हैं कि डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.5। लोड कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं ना, लोड कॉम्बिनेशन, तो ये डिजाइन लोड निकल जा रहा है ना, यहाँ डिजाइन लोड निकल जा रहा है। डेड लोड लाइव लोड तो आपको जनरली मिलना ही मिलना है, क्या मिलेगा कि नहीं, बाकी आपको भले मिले चाहे नहीं मिले। फिर डेड लोड अर्थक्वेक लोड, डेड लोड अर्थक्वेक लोड ये भी 1.5। हम क्या बोले हैं, अर्थक्वेक लोड लीजिएगा या फिर विंड लोड लेंगे, है ना, ठीक है। इस तरह का चलेगा सिचुएशन, ठीक है। और कहीं कहीं डेड लोड पे 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड लेते हैं। ये 0.9 तब लेना है व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस रिवर्सल। ये टेबल नंबर है 23 IS कोड का, है ना। अगर तीनों ले लिए हम लोग, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, तो ये 1.2 हो जाता है लोड फैक्टर। एक्चुअली क्या है कि तीनों लोड जो है जब लगेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों एक साथ एक्ट करेगा और तीनों पिक वैल्यू पे होगा, समझ रहे हैं ना। कि तीनों लोड जब लगेगा, डेड लोड लाइव लोड अर्थक्वेक लोड, ये तीनों जब किसी स्ट्रक्चर पे लगेगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि तीनों अपने पिक वैल्यू पे होगा, इसीलिए लोड फैक्टर हम लोग घटाते हैं, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ये जो कंडीशन लिखा है हमने, ये जो कंडीशन लिखा है, ये कंडीशन हम लोग लिखे हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए हमने लिखा है कोलैप्स। अगर हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, दो स्टेट है ना हमारे पास, कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी, अगर हम लोग इसी को हाँ बोलो, वही रहेगा। अर्थक्वेक को लेंगे या तो विंड को लेंगे, अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, है ना, दोनों में से कोई एक लिखाएगा, रहेगा सेम। लिख दे क्या, यहाँ लिख देते हैं 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड, या 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड, या 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरा में लें तो 1 डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है, 1 का ही में चलेगा, ठीक है। 1 डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड हो गया। अब हो जाएगा 1 डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड, तीनों को लेंगे तब लाइव लोड प्लस विंड लोड। ये आप लिख रहे हैं कब, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, क्योंकि अब यहाँ डिजाइन नहीं हो रहा ना, अब यहाँ डिजाइन नहीं हो रहा है, इसलिए अब लोड फैक्टर को बढ़ा के क्या करेंगे, जो लोड है वही लगेगा, उसमें कुछ चेंजेस तो होगा नहीं। डिजाइन में आपको लोड फैक्टर लेना है, कोलैप्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं आप, बस वही कुछ भी, या फिर लाइव लोड भी हो सकता है, मूवमेंट होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन हो गया, नहीं इस तरह का भी सिचुएशन आ सकता है, क्रैक हो सकता है, वाइब्रेशन की वजह से भी क्रैक हो सकता है। हो गया, ये याद रखिएगा, ये लास्ट टाइम भी पूछा हुआ है जेपीएससी में, एगो कोई कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है, हमको ध्यान में नहीं है, देखे वो क्वेश्चन है दोनों, हाँ रट ही लेना है। इतना भयंकर है ना कि हमेशा पूछता रहा, आदमी कंफ्यूज आता है कहाँ 1.5 कहाँ 1.2, इसलिए हम अलग अलग लिखे हैं। इसमें किताब में क्या, टेबल में क्या ऐसे टेबल रहता है, अब आप कंफ्यूज हो जाइए कब क्या लेना है, इसलिए अलग से लिख दिए आप। देखिए तीनों जब लीजिएगा तो 1.2 लगाना है, बाकी सब जगह 1.5 लगा देना है कोलैप्स में। 0.9 वाला केस सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास है उसमें या तो कभी टेंशन हो जाए या तो कभी कंप्रेशन हो जाए, यानी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का चांसेस है। और जब आप सर्विसिबिलिटी में आते हैं सब जगह 1 लगाना है, जब तीनों को लीजिएगा तो 2 में वो 0.8 लगा के बाकी 1 लगाना है।
हो गया याद, है ना। अब देखिए, मिटा दूं, जल्दी जल्दी करो यार, ऐसे करोगे तो होगा नहीं, लिखो। लग नहीं रहा है कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ सोचे थे। 8:25 हो गया। लाइव नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो, सुनेगा हम लोग का वार्तालाप। क्या लगा है जिसको देखना होगा, जरूरत होगा देखेगा ही, और नहीं जरूरत होगा तो नहीं।